नमस्कार दोस्तों, जी ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने वैदिक कालीन संस्कृत को पढ़ रहे थे और वैदिक कालीन संस्कृत में हम लोगों ने ऋग्वेद की यानी चारों वेदों के बारे में हमने वर्णन किया था। चारों वेदों के बारे में हमने चर्चाएं की थी। जहाँ जहाँ से आपके प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को भी चर्चाएं की थी। उन प्रश्नों से में अगर आप कायदे से इसको सतत रूप से देखते रहेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए फ़ायदा भी करेगा। तो आइए देखते हैं वैदिक कालीन विस्तार यानी भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ था। तो भौगोलिक विस्तार में हम सबसे पहले दो चीज़ें यहाँ हम देखेंगे। सबसे एक तो ये है कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल हमने देखा था कि पूर्व वैदिक काल में हमने पूरा पढ़ाया भी था। पूर्व वैदिक काल में कहां से कहां तक आए और आर्य कहां से चले थे और कहां तक आकर जो है रुक गए थे। और वहां पर जो है जहां पर ये रुके थे वहीं पर जो है आर्यों ने ऋग वैदिक काल की जो है रचनाएं ऋग वैदिक काल की रचनाएं उन्होंने की थी। और हमने इस बात की भी चर्चा की थी कि ये मध्य एशिया से आए और यहाँ एक ऐसा स्थल था जिसे बैक्टीरिया भी कहा जाता है, जो मध्य एशिया के नाम से जाना जाता था। और मध्य एशिया में बैक्टीरिया जहाँ पर जो है आपका आज वर्तमान में काबुल के नाम से भी जाना जाता है, इसे काबुल के नाम से भी जाना जाता है। यानी यहाँ से लोग यानी आर्य लोग चले और यहाँ पर आप देखेंगे ये पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है। ध्यान दीजिएगा भारत का हिस्सा ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से और ये ईरान का हिस्सा है। यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से नक्शा होते हुए ये ईरान का हिस्सा है। हमने इस चीज़ की भी चर्चा की थी कि मैक्स मुलर ने कहा था कि वहाँ बैक्टीरिया से लोग आए थे और ईरान से जो है एक अभिलेख प्राप्त हुआ था जिसे 80 अभिलेख कहा जाता है। 80 अभिलेख हम दोबारा यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और एक तुर्की नामक स्थान से बोगचकोई जो वर्तमान में तुर्की और इसके पूर्व जो है बोगचकोई की हमने चर्चा की थी। बोगचकोई अभिलेख ठीक है, बोगचकोई अभिलेख। तो ये जो पूर्व वैदिक काल में जो आर्य आए यानी जो यहाँ से चले और वो आए जो है सप्त सैंधव प्रदेश से। सप्त सैंधव प्रदेश इस प्रकार के साथ नदियाँ जो है आपसे इस तरह से मिलती हैं और कुछ लोग आर्य से गए इस प्रकार से। तो 7 जो नदियाँ थी वो सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना गया। और ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी ये आपका जो है राजस्थान का जो क्षेत्र है, राजस्थान का ये उत्तरी बेल्ट है। और इन क्षेत्रों में प्लस जो है यहाँ आपका हरियाणा, दिल्ली और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का मथुरा साइड, थोड़ा सा और नीचे आएंगे ये मथुरा साइड और ये पंजाब का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो है ये इन क्षेत्रों में आपके यानी पूर्व वैदिक काल के आर्य जो है भारत में धीरे धीरे आए और वो सबसे पहले जो है सप्त सैंधव प्रदेश में बसे और उसके साथ साथ जो है ब्रह्मोत्तर का जो क्षेत्र था वो क्षेत्रों में यानी अफगानिस्तान उस समय का जो क्षेत्र था वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान का उत्तरी बेल्ट और दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र जो है पूर्व यानी पूर्वी वैदिक कालीन सभ्यता का भौगोलिक स्थिति है, यानी पूर्व वैदिक काल की स्थिति है। तो आप इसको नोट करेंगे यानी सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश साथ साथ ब्रह्मवर्त किसको कहा गया? सप्त सैंधव में तो सात नदियां
के साथ साथ अफगानिस्तान यानी उस समय उसका हिस्सा था, आर्यों का, पाकिस्तान, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आप इन क्षेत्रों को जो है जो क्या कहते हैं आर्य आकर जो है बस गए थे। अब उसी प्रकार से हम ब्रह्मर्ष और मध्य देश की भी चर्चा करेंगे। तो ब्रह्मर्ष के पहले तो आप देखिए इस प्रकार से, यहाँ पर आप देखेंगे तो सप्तसैन्धु क्षेत्र कहा गया, ठीक है। और ये ब्रह्मर्त देश जो है, ब्रह्मर्त जो प्रदेश है, यह प्रदेश आपका जो है ब्रह्मवर्त प्रदेश, यानी ये ब्रह्मवर्त, ठीक। आइए उत्तर वैदिक काल में देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार से जो है आर्य धीरे धीरे जो है उत्तर की तरफ यानी पश्चिमोत्तर की तरफ या पूर्वी तरफ जो है यानी पूर्व की तरफ किस प्रकार से जो है वो बढ़ते हैं। उस देश को क्या कहा जाता है, वह उत्तर वैदिक काल में जो है वो ब्रह्मर्ष प्रदेश में आए, ब्रह्मर्ष प्रदेश, ठीक है। ब्रह्मर्ष प्रदेश में के साथ साथ जो है ये मध्य देश में भी आए, ये मध्य देश। अब आइए देखते हैं ब्रह्मर्ष प्रदेश कौन सा है। ब्रह्मर्ष प्रदेश में जो है राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, अभी तक हमने देखा कि राजस्थान का जो ये भाग है ये राजस्थान का उत्तरी साइड में जो है आर्य भारत में रहे, और उसके बाद जो है धीरे धीरे बढ़ते चले गए और ये आकर जो है गंडक और कोसी नदियाँ इधर है, फिर ये विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। इस विंध्याचल की पहाड़ियों के उत्तर यानी ये वाला बेल्ट इस तरह से, और ये धीरे धीरे जो है इन क्षेत्रों में यानी यहाँ पर जब देखेंगे ये मध्य देश आता है, और गंगा यमुना का द्वार यानी यहाँ पर जो नदियाँ बह रही हैं इस प्रकार से आप देखेंगे तो यमुना और गंगा इस प्रकार से आकर यहाँ मिलती हुई आगे बढ़ती है और ये बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। तो यहाँ आप देखेंगे गंडक, ये गंडक नदी, गंडक ये कोसी नदी है, ठीक है। और इस जो क्षेत्र है यानी ये विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल या विंध्याचल की पहाड़ी के उत्तर और ये मध्य देश जो आता है यानी इन क्षेत्रों में ये गंगा और द्वापर क्षेत्र आता है। तो ये गंगा और द्वापर क्षेत्र में कौन कौन से हैं तो उसको हम देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इनके हम गंगा यमुना का द्वार, ठीक है। गंगा यमुना का द्वार, वहीं पर जो है बिहार में गंडक कोशी नदी क्षेत्र, ठीक है। गंडक और कोसी नदी क्षेत्र आते हैं, और दक्षिण में विंध्याचल ये वाला हिस्सा विंध्याचल तथा नर्मदा अर्थात रेवा नदी तक विस्तार हो जाता है। इनके बीच में नर्मदा नदी है, ये नदी आपका नर्मदा जिसे रेवा भी कहा जाता है। तो रेवा नदी जो है विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच में जो भ्रंश घाटी को बनाती हुई जो है आगे बढ़ती है, और वह एक ऐसी नदी है जो अरब सागर में जाकर गिरती है, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि जब ऋग्वैदिक काल में लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं था, हमने देखा था अभी इसके पहले हमने चर्चा भी किया था कि
अथर्ववेद में अंग और मगध की चर्चा की गई। यानी अन्य जो महाजनपद जब हम पढ़ाएंगे तो महाजनपदों का जो उल्लेख आता है या जनपद की जो उल्लेख आता है तो वो जनपद यहाँ पर आप दिखाई देता है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आता है तो वो जो है यहाँ का आर्यों का जो धीरे धीरे विस्तार हो जाता है और ये यहाँ पर आकर जो है छोटे छोटे जो कबीले थे वो बाद में चलकर बड़े कबीले बने, तो इसका विस्तार किया जाएगा, बताया जाएगा। तो अंग और मगध की चर्चा यहाँ पर करें। तो यहाँ तक आने में यानी जो पूर्व वैदिक काल में क्या होता है, ये ब्रह्मोत्तर प्रदेश और जो है सप्त सिंधु प्रदेश में रहते हैं। यहाँ तक इनको सिर्फ जो है इतना ही ज्ञान था कि ये लोग जो है क्या कहते हैं, ये तांबे के बने हुए औजार या जो है लोग अन्य के औजार प्राप्त होते हैं। यानी जो इसका जो समय आता है, यानी उत्तर वैदिक काल का जो समय है वह समय था 1500 से लेकर जो है 1000 ईसा पूर्व, यानी 1000 ईसा पूर्व तक जो है इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। इस समय तक जो है इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था और ये जो है कृषि कार्य करते थे, ये कबीलाई थे, यायावार जिंदगी बिताते थे, एक स्थान पर जो है रुकते नहीं थे। लेकिन जब यहाँ पर पहुँचते हैं सप्त सिंधु प्रदेश में तो ये अस्थायी रूप से बसना सीख गए थे और यहीं से जो है धीरे धीरे जो है ये आगे की तरफ बढ़ना शुरू किए। क्योंकि जब यहाँ पर आते हैं यानी इस द्वार के क्षेत्र में, गंगा यमुना के द्वार के क्षेत्र में पहुँचते हैं और गंडक और कोसी के पास पहुँचते हैं तो ये जंगलों को साफ करने की जो है कला भी सीख गए। क्योंकि यहीं पर जो है 1000 में जो है लोहे का जो है 1000 ईसा पूर्व में जो है लोहे का आविष्कार हो जाता है। यानी लोहे का आविष्कार जब हो जाता है, आविष्कार होने से क्या होता है कि कठोर से कठोर चीजें जो है काटना आसान हो जाता है। जहां पर तांबे की कुल्हाड़ियां या अन्य ऐसे वस्तुएं जो बनी थी, जो औजार बने थे, वो जो है जंगलों को पूरी तरह से साफ नहीं कर पा रहे थे। वहीं पर जब लोहे का आविष्कार हुआ, जो सबसे पहले अगर देखें तो वहां पर आपको ये स्थल प्राप्त हो जाता है। अगर पुरातात्विक स्थल के हिसाब से देखें तो लोहे का जो आविष्कार प्राप्त होता है वो है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से लोहे के खान प्राप्त हुए हैं, यानी लोहे को गलाने की व्यवस्था प्राप्त हुई है। लोहे को किस प्रकार से गलाया जाता था और कैसे जो है उसके अयस्क से जो है उसके औजार बनाए गए थे। तो अतरंजी खेड़ा और दूसरा स्थल है हस्तिनापुर। ये दो स्थल ऐसे हैं जहां से जो है लोहे के आविष्कार हो जाता है कि लोहे को जो है प्राप्त कर लेते हैं। तो लोहे के आविष्कार से जो है ये लोग क्या किए, जो आर्य थे यहाँ से जब आगे बढ़ना शुरू किए, ये तीर कमान भी बना लिए, ये जो है बैलगाड़ियों का प्रयोग के स्थान पर रथों का भी प्रयोग करने लगे। रथों में जो है लोहे की जो है पत्तल लगाने लगे, लोहे की जो है उसके बाट लगाने लगे, लोहे की जो है वो क्या कहते हैं बैलगाड़ियाँ भी बनाने शुरू किए, रथों का निर्माण करना शुरू कर दिए। लोहे के जो है जो बैलगाड़ी रथों में पहिए लगाए जाते थे उसके ऊपर लोहे का जो है पत्तल चढ़ाने शुरू कर दिए। तो जिससे धीरे धीरे जो है इनकी मजबूती आने लगी। तीर कमान जो बनते थे वो भी जो है क्या कहते हैं लोहे के से बनने लगे। वहीं पर इनकी जो तलवारें हुआ करती थी वो तलवारों में भी जो है इन्होंने लोहे की जो है तलवारें बनानी शुरू कर दी। तो धीरे धीरे जो है ये कबीले जो है जो एक स्थान पर नहीं रुकते थे वो कबीले धीरे धीरे एक स्थान पर रुकने लगे और वो सारे कबीले मिलकर जो है एक छोटे से जो है जन का निर्माण किया। बाद में यही जन विश्व बना, विश्व से जो है राष्ट्र बना और राष्ट्र से जो है अंत में जो है जनपद और महाजनपदों का जो है निर्माण होता है, जो बाद में चलकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी 1000 से लेकर जो है 600 ईसा पूर्व, जिसे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व कहा जाता है, वहां तक जो है इसका जो है पूर्ण रूप से विकास होता है। और बाद में चलकर यही आर्य जो है धीरे धीरे जो है विंध्याचल पर्वतों को पार करके दक्षिण की तरफ जाते हैं और वहां पर जो आर्यीकरण कर देते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो विस्तार हुआ, हमने जो बताया कि ब्रह्मर्ष प्रदेश कहाँ है और ब्रह्मोत्तर प्रदेश कहाँ है। तो ब्रह्मर्ष की जो हमने चर्चा की वो थानेश्वर, पूर्वी राजस्थान, मथुरा, गंगा यमुना का द्वार का क्षेत्र, गंडक, कोसी आदि इन क्षेत्रों को भी जो है ब्रह्मर्ष क्षेत्र के नाम से भी जाना गया। तो वैदिक संहिता में आइए हम देखते हैं कि वैदिक संहिता में नदी जो सूक्त है उसमें कितने सूक्तों का उल्लेख मिलता है, इसकी भी हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे।
क्योंकि नदी सूक्त की चर्चा हमने ऋग्वेद में भी किया था कि ऋग्वेद में जो है नदी सूक्तों की जो संख्या बताई गई थी वह थी जो है 21 नदी सूक्त इसमें जो है हमने चर्चा किया था। तो आइए हम देखते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है नदी सूक्त का जो उल्लेख है उसमें कितनी नदियां हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल की नदी सूक्त 21 नदियों का उल्लेख है। 21 नदियों का उल्लेख है। 21 नदियों का उल्लेख, 21 नदियों का उल्लेख है, ठीक है, जिसमें गंगा, ऋग्वेद में गंगा का एक बार उल्लेख हुआ है, ठीक है, जिसमें जो है गंगा का एक बार उल्लेख है, वही यमुना नदी का जो है 3 बार उल्लेख होता है। यानी ऋग्वेद में पूछा जाता है कि गंगा का कितनी बार उल्लेख है, वहां जो है आप एक बार दिखाएंगे, वहीं पर यमुना जो है का उल्लेख 3 बार होता है, ठीक है। यमुना का जो उल्लेख मिलता है वह जो है 3 बार उल्लेख मिलता है। तो आइए देखते हैं इस प्रकार से। अब हम देखेंगे कि उन नदी सूक्त में जो 21 नदियां हैं वो कौन कौन सी थी और उनका क्या नाम है। आइए देखते हैं। अफगानिस्तान की सबसे पहले कुछ नदियों का हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान में कौन कौन से, जैसे कुंभा, ठीक है, कुंभा है जिसे काबुल कहते हैं, कूर्म है, कुंभा है, कूर्म है, ठीक है, कुंभा है, कूर्म है, सुवास्त है, गोमती है, सुवास्त, गोमती। कुंभा को काबुल भी कहा जाता था, काबुल नदी। कूर्म को खुर्रम भी कहा जाता था, खुर्रम भी कहा जाता है। वहीं पर जो है सुवास्त को जो है स्वात भी कहा जाता है, यानी स्वात नदी के नाम से भी जाने जाते हैं, स्वात। वहीं पर गोमती को गोमल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि अफगानिस्तान में जो है 4 नदियां थी, वो जिसका उल्लेख आपको वैदिक काल में मिलता है। ऋग्वैदिक काल में जो है पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में जो है अफगानिस्तान की कौन कौन सी नदियां थी। तो कुंभा अर्थात काबुल, कूर्म अर्थात कुर्रम, सुवास्त अर्थात स्वात, गोमती अर्थात गोमल, ये 4 जो है नदियां मिलती हैं, जिसे सप्तसैंधव देवकृत योनि से प्राप्त होता है। इसे मतलब सप्तसैंधव प्रदेश के जो ये नदियां थी उसके ऊपर जो है ये नदियां थी, जिसे देवकृत योनि से भी प्राप्त है। सिंधु अर्थात अन्य नाम है जो पाकिस्तान में है। आइए देखते हैं। सिंध, सिंध को सिंधु ही कहा गया, ठीक है। झेलम, झेलम अर्थात बितस्ता, बितस्ता नदी, जिसको वैदिक काल में बितस्ता कहा जाता था। वहीं पर जो है चिनाब, चिनाब को जो है चिनाब को अस्किनी के नाम से भी जाना जाता था, अस्किनी, ठीक है, चिनाब, अस्किनी। वहीं पर रावी को जो है रावी को परसुड़ी के नाम से भी जाना जाता है, परसुड़ी, ठीक है। इन नदियों का नाम आप पूरी तरह से याद रखिएगा क्योंकि आपसे पूछा जाता है। तो मरुध्वज या इसको मरुध्वज या विपाशा, विपाशा जिसको व्यास नदी भी कहते हैं, ठीक है। तो विपाशा या व्यास नदी से मरुध्वज भी कहा जाता है। सतुद्री अर्थात सतलज, मरुध्वज, विपाशा भी कहते हैं, ठीक है, या व्यास, सतुद्री,
शतुद्री अर्थात सतलज। ठीक है, तो शतुद्री अर्थात सतलज के नाम से भी जो है जानते हैं। तो इस प्रकार से जो है, और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर आप सरस्वती नदी की भी चर्चा करते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर किसी नदी का जो उल्लेख मिलता है तो वह है सिंधु नदी। सिंधु नदी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में सबसे अधिक सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख है। सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है किसमें? ऋग्वैदिक काल में। पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में किस नदी का जो है सबसे अधिक जो है उल्लेख मिलता है, तो वहीं पर आपको जो है इस प्रकार से मिलते हैं। इस प्रकार से सबसे अधिक जो है सिंधु नदी का जो है उल्लेख मिलता है। तो आपसे जो है इन जितने भी आपसे पूछे गए, सिंधु को क्या कहा जाता? सिंधु वितस्ता मतलब ऋग्वैदिक नाम है। वितस्ता को झेलम कहा जाता था, अस्किनी को चिनाब कहा जाता था, फलश्री अर्थात रावी, विपाशा अर्थात व्यास, सतलज अर्थात शतुद्री, शतुद्री, सरस्वती जो है नदी, यह जो है हरियाणा से निकलती थी, सॉरी राजस्थान से निकलती थी और हरियाणा की तरफ जो है जाया करती थी, जिसे घुग्गर नदी भी जो कहा जाता है। तो सरस्वती नदी को जो है और किन नामों से जाना जाता है उसकी हम यहाँ पर देखें, चर्चा अगर देखते हैं तो इस प्रकार से करेंगे। सरस्वती, इसे और किन नामों से जाना जाता है? इन्हें नदी तमा भी कहा जाता है। इन्हें यानी सरस्वती नदी को जो है नदी तमा, ठीक है, देवी तमा, ऐसे जो है अनेक नाम हैं। जैसे आप नदियों की जो है अग्रवती भी कहा जाता है। इन्हें नदियों की अग्रवती यानी नदियों की अग्रवती यानी नदियों की माता या नदियों की जो है आगे आने वाली, तीव्र बुद्धि प्रदान करने वाली, वाणी व संगीत की देवी, इसी को कह जाते हैं वाणी व संगीत की देवी। ठीक है, तीव्र बुद्धि प्रदान करने वाली, ठीक है, तीव्र बुद्धि प्रदान करने वाली। तो इसी प्रकार से जो है इस समय सिंधुगाड़ी सभ्यता में जो है इन नदियों का जो है नाम मिलता है। वहीं पर अगर हम पर्वतों की बात करें तो वो पश्चिमी हिमालय के जो है कुछ पर्वत हैं, जिसे मूजवंत जो है आपका अफगानिस्तान में मिलता है। आइए थोड़ा सा उल्लेख करते हैं, इन नदियों की हमने चर्चा कर दी। आइए देखते हैं पर्वत की चर्चा करें। पर्वत, इसमें आपको मूजवंत की बात हम करें। मूजवंत पर्वत कहाँ था? मूजवंत पर्वत वह पर्वत है जहां से जो है सोम रस की जो है प्राप्त होती थी। तो ये पर्वत जो है आपको अफगानिस्तान में प्राप्त होते हैं। यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो मूजवंत पर्वत आपको दिखाई देता है, यहीं पर आपको देखेंगे तो इस प्रकार से जो है आपको हिंदकुश पर्वत भी दिखाई देता है। यहीं से जो है खासकर जो है जो खैबर दर्रा है, वो खैबर दर्रा से ही जो लोग जो है यानी जितनी भी पश्चिमोत्तर प्रांतों से जो है आक्रमण हुए, पश्चिमी भाग से जितने आक्रमण हुए हैं, खैबर दर्रा से ही जो है लोग जो है आगे बढ़ते थे। तो वहां पर हम देखेंगे कि मूजवंत पर्वत जो है वो कहाँ पर है? वो अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान, ठीक है, मूजवंत पर्वत अफगानिस्तान में है। वही है सिलावत, अर्जित, ठीक है, सिलावत, अर्जित, सुसेन, सिलावत, अर्जित। ये अर्जित और सुसेन ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू
कश्मीर में, ठीक है। और ये सिलावत पर्वत जो है यही अफगानिस्तान में एक स्थान पर जो है आप देखेंगे, और ये जो अर्जित और सुसैन है वो यहीं पर आपको दिखाई देगी इसके पास, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में जो है आप इसको देखेंगे जो है, ठीक है। वहीं पर जो है कुछ ऋग्वेद में जो है मरुस्थलों का नाम है, जिसे क्या कहा जाता था, जिसे धनु कहा जाता था। मरुस्थल, मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता था, धनु के नाम से जाना जाता था, ठीक है। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता था, धनु के नाम से। वहीं पर जो है समुद्र, जिसे परावत कहा जाता था, समुद्र को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, समुद्र को ऋग्वेद में जो है परावत, परावत, ठीक है। तो परावत जो है, यानी ये परावत कौन कौन से थे, वो थे जो है अपर पूर्व, अपर पूर्व सरस्वत, अपर पूर्व सरस्वत, इन नामों को जो है ऋग्वेद में जो है आपकी चर्चा मिलती है। समुद्र का जो उल्लेख मिलता है वो परावत नाम से मिलता है। वो परावत कौन कौन से हैं, अपर थे, पूर्व थे, सरस्वत थे, और क्या था, और सैणावत, ठीक है। इन जो है पर्वतों, इन समुद्रों का जो है उल्लेख आपको जो है ऋग्वैदिक काल में जो है मिलता है। तो आइए दोस्तों, अब यहाँ पर जो है अपनी बात को विराम देते हैं, और अगले कड़ी में जो है अगले वीडियो में देखा जाएगा कि उसके बाद जो है एक ऋग्वैदिक काल समाप्त हो गया है, यहाँ पर उत्तर वैदिक काल की जो हम शुरुआत करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों और दोस्तों में, और जो भी कमियां हैं या जो भी चीज़ें आपको जानना है वो, और आप उससे अनभिज्ञ हैं तो आप उसको कमेंट करें, उससे आप जो है आप पूछें, और ताकि जो है हम आपके जो है उन प्रश्नों का जो है जवाब आपको दे सकें। और यही है कि आप को यह वीडियो कैसा लगा आप उसको जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।